दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने इस साप्ताहिक कार्यक्रम में एक ख़ास बात की बात करेंगे। वो महात्मा गांधी से भी जुड़ी है और वो विनायक दामोदर सावरकर से भी जुड़ी है। जैसे आप जानते होंगे, महात्मा गांधी की स्मृति में एक संस्थान है और ये गांधी स्मृति संस्थान, इसमें मणिमाला नाम की एक गांधीवादी कार्यकर्ता ने अंतिम जन नाम की एक पत्रिका की शुरुआत की थी। अब ये अंतिम जन शब्द जो है, ये महात्मा गांधी ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने इस्तेमाल किया था उन लोगों के लिए जो समाज की व्यवस्था में आखिरी लाइन में खड़े हैं। अंतिम जन यानी समाज की जो नीतियां हैं, राष्ट्र की जो नीतियां हैं, इन लोगों को समर्पित करके की जाना चाहिए ताकि इनकी परिस्थिति पहले से सुधरे। अब ये नई सरकार आई है और उस संस्थान जो कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, उस पर भी इसी सरकार का कब्ज़ा है और जो उसके संयोजक हैं उसमें सब इसी प्रकार के विचार के लोग हैं। तो उनका उस पत्रिका का अभी एक विशेषांक आया था जिसके कवर पर सावरकर थे, विनायक दामोदर सावरकर, जिनको महाराष्ट्र में क्रांतिवीर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये एक बहुत विडंबना की बात है कि गांधी पर समर्पित पत्रिका में उस व्यक्ति का फ़ोटो है। ये अंक उस व्यक्ति को समर्पित है जिसको महात्मा गांधी की हत्या में आरोपित किया गया था, और वो छूटा इसलिए था कि उसके खिलाफ कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं था। एक व्यक्ति ने कहा, उसका प्रमाण देने वाला, साक्ष्य देने वाला दूसरा नहीं मिला, इसलिए पहला जो जज था, जस्टिस आत्माचरण, उन्होंने इस बात पर छोड़ दिया कि ये अभियुक्त तो हैं पर इनके खिलाफ कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं मिला है। इसका मतलब ये नहीं है, जज ने ये कभी नहीं कहा कि ये निर्दोष हैं। खैर, फिर दूसरा एक कमीशन बना 1960 के दशक में, जीवन लाल कपूर कमीशन। और जीवन लाल कपूर कमीशन ने अपनी राय दी कि इसमें कोई शंका नहीं कि महात्मा गांधी की हत्या उस गिरोह द्वारा की गई जिसके केंद्र में विनायक दामोदर सावरकर थे। अब ये एक तो हत्या का सवाल है, गांधी हत्या का सवाल है कि गांधी हत्या में जो षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र के केंद्रीय व्यक्ति के नाम पर वो पत्रिका का विशेषांक निकल रहा है जो अंतिम जन की बात करता है, जो महात्मा गांधी की बात करता है। और महात्मा गांधी और सावरकर, इनके विचार राष्ट्रवाद के बारे में, समाज के बारे में, अहिंसा के बारे में, नैतिक मूल्यों के बारे में पूरी तौर से अलग थलग थे। ये भी कह सकता हूँ मैं कि एक तरह से ये जो विचार थे एक दूसरे के विरोधाभासी थे। जहाँ तक गांधी का सवाल है, उन्होंने एक सर्वसमावेशी देश जिसमें सभी धर्म के लोगों की बराबर की जगह है, एक ऐसा देश जो नैतिकता के रास्ते पर चलकर, अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर समाज का विकास करे। दूसरी ओर विनायक दामोदर सावरकर, जो उनकी जो राष्ट्र की कल्पना थी वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना थी। और उस पर आने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक उनको क्रांतिवीर, स्वातंत्र्यवीर कहा जाता है, उसमें केवल थोड़ी सच्चाई तो ज़रूर है, क्योंकि आज दो प्रकार के प्रवाह आ गए हैं। एक प्रवाह उनको पूरी तौर से स्वातंत्र्यवीर मानकर उनको आदर्श मानता है, उसके रास्ते पर चलना चाहता है, उनका गुणगान करता है और उनके नाम पर गांधी की भी पत्रिकाएं निकालता है। एक प्रवाह वो है। दूसरा प्रवाह उनको पूरी तौर से रिजेक्ट करके कहता है कि इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए इन्हें याद रखा जाए। पर ये बात मैं मानूंगा, इसमें थोड़ी सच्चाई तो ज़रूर है कि अपने जीवन के शुरुआत के पीरियड में सावरकर ये अंग्रेज़ विरोधी थे और इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में ही एक संगठन का शुरुआत की जो क्रांतिकारी संगठन था, अभिनव भारत। अभिनव भारत के पहले भी वो अनुशीलन समिति के संपर्क में आए थे और उस समय देश में एक और क्रांतिकारी संगठन भी था जो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह
ये सब लोग थे। तो जो सावरकर थे वो मुख्य रूप से इटली के मैज़िनी के प्रभाव में आए थे। और यहाँ बता दूं कि बाकी जो क्रांतिकारी संगठन थे ज़्यादातर वामपंथी थे, समाजवाद में विश्वास रखते थे, और मैज़िनी के प्रभाव में आने वाले मैज़िनी का जो विचार था उसी विचारों ने फाशीवाद को जर्मनी में, इटली में आधार दिया। तो ये खैर अलग अलग। फिर भी सावरकर जब पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए तो वहाँ उन्होंने संगठन बनाया, इंडिया हाउस में रहते थे, और उनके संगठन ने एक तो कर्जन वायली नाम के ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या की। यहाँ ये बता दूँ थोड़े से में कि ये सावरकर इस बात में विश्वास रखते थे कि अंग्रेज़ ऑफिसर्स की हत्या करके हम ब्रिटिश राज से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी के चलते कर्जन वायली की हत्या हुई, जिसमें सावरकर का हाथ था। और यहाँ नासिक में एक जैक्सन नाम के जज थे, उनकी हत्या में भी इनका हाथ था, यानी इन्होंने उसके लिए पिस्टल भेजा था। ये इन्होंने खुद तो पिस्टल नहीं चलाया, कर्जन वायली के मामले में हो या जैक्सन के मामले में हो, और बाद में भी गोडसे जो इनके अनुयायी थे उन्होंने ही बंदूक चलाई थी। खैर, तो सावरकर उस समय उनको सज़ा हुई, दो जेल की सज़ा हुई। अंडमान के जेल में, जो एक बहुत क्रूर जेल थी, जिसको काला पानी की सज़ा भी कहते थे, क्योंकि वो बहुत भयंकर यातनाएं वहाँ कैदियों को दी जाती थी। इसमें 600 सेल थे, और उसमें बाकी इस प्रकार के जो क्रांतिकारी थे वो भी बहुत सारे लोग थे। पर ज़्यादातर देखा जाए तो वहाँ की यातनाओं के पहले एक घटना और महत्वपूर्ण है। जब सावरकर को पानी के जहाज़ से इंग्लैंड से अंडमान ले जा रहे थे तो बीच में फ्रांस का तट मार्सेल्स पे आया। जब जहाज़ ज़मीन के काफ़ी नज़दीक था तो सावरकर ने एक बाथरूम की खिड़की से छलांग लगाई सागर में, और करीब 30-40 मीटर का एक फ़र्क था, ज़मीन तक पहुँचे और वो वहाँ भागे। पर ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनको पकड़ लिया और फिर लाकर ये अंडमान जेल में इनको रख दिया। इसमें कोई शक नहीं कि अंडमान में जेल में हालत बहुत ख़राब थी, और वहाँ की हालत की यातनाएं, करीब 600 कैदी, 600 सेल तो वहाँ थे, सावरकर भी उन्हीं में से एक थे। पर मुख्य बात यह है कि ज़्यादातर कैदियों ने इस प्रकार की माफ़ी याचना नहीं की। आजकल सावरकर के भक्त कुछ लोग कहते हैं कि वो उस ने भी माफ़ी मांगी थी जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का भी मेंबर था, वगैरह एक दो नाम वो देते हैं। सही होगी वो बात, पर जिन्होंने माफ़ी मांगी थी उनका आज गुणगान कोई नहीं करता, सावरकर को छोड़कर। जिन्होंने भी माफ़ी मांगी थी उनको आज कोई क्रांतिवीर के रूप में, स्वातंत्रवीर के रूप में कोई नहीं उनका गुणगान, गौरव नहीं करता। सावरकर के जीवन पर तो अभी बायोग्राफीज़ पे बायोग्राफीज़, उनकी जीवनियों की कतार लग रही है, जो उनकी बहुत प्रशंसा में लिखी जा रही है। तो खैर, जेल में जाकर इनका मनोबल टूट गया और इन्होंने अंग्रेज़ों से क्षमा याचना की याचिका की, मर्सी पिटीशंस, और इन्होंने लगातार मर्सी पिटीशंस अंग्रेज़ों को भेजी 5 बार, 1911 से लेकर 1900 आगे तक। और इसमें क्षमा याचनाओं में उन्होंने अंग्रेज़ सरकार को लिखा कि मैंने जो पहले किया वो गलत था, आपने मुझे सही सज़ा दी है, पर अब मैं उस रास्ते से वापस आना चाहता हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, और आप जैसा कहेंगे मैं वैसी मदद आपको करने के लिए तैयार हूँ। ये उनकी इसका था। अब 1915 के बाद महात्मा गांधी भारत आए, और मेरे ख्याल से 1919 में सावरकर के छोटे भाई जो डॉक्टर थे, उन्होंने महात्मा गांधी को पत्र लिखा कि सावरकर को छुड़ाने में आप मदद कीजिए। तो महात्मा गांधी तो उदार विचारों के थे, तो उन्होंने उनके भाई को पत्र लिखा, डॉक्टर सावरकर को लिखा कि आप क्षमा याचना की अर्ज़ी मत दीजिए, आप पिटीशन दीजिए कि ये कोई निजी हत्या का मामला नहीं था, ये एक राजनीतिक था, इसलिए सावरकर को रिहा किया जाना चाहिए। तो दोनों में फ़र्क है। आज राजनाथ सिंह जैसे लोग ये दावा कर रहे हैं कि सावरकर ने जो क्षमा याचनाएं, मर्सी पिटीशंस लिखी वो गांधी के आग्रह पे लिखी। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता।
क्योंकि सावरकर ने क्षमा याचना लिखना 1911 से चालू किया और महात्मा गांधी 1915 तक साउथ अफ्रीका में थे, तो उनमें कैसे संपर्क हो सकता है। और गांधी के जो कलेक्टेड वर्क्स हैं उसमें इसका हवाला दिया है कि जब महात्मा गांधी ने निश्चित रूप से अंग्रेज़ों से मांग की कि सावरकर बंधुओं को रिहा किया जाना चाहिए, पर खैर इसी के चलते उनकी क्षमा याचनाओं के कारण 1923 में उनको रिहा किया गया और रिहा करने के बाद उन पर शर्त रखी गई कि कुछ दिन एक और जेल में थे। 1937 तक उन पर वो शर्त लागू रही कि वो रत्नागिरी में ही रहेंगे, रत्नागिरी से बाहर नहीं जाएंगे, रत्नागिरी जहाँ उनका घर था। अब मज़े की बात यह है कि इनको छोड़ा तो गया, साथ ही साथ इनको 60 रुपये की पेंशन भी दी गई। अब आप ये सोचेंगे 60 रुपये तो क्या चीज़ है, आजकल एक दो कप चाय उसमें आ जाए तो बहुत किस्मत की बात है, जैसे महंगाई बढ़ रही है। पर उस समय 60 रुपये अगर गिने तो करीब 3-4 लाख के बराबर होता था, बड़ा एक अमाउंट था। खैर वो सावरकर को मिला। पर मुख्य बात यह है कि 1923 में उन्होंने आज़ादी के आंदोलन के विरोध में एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना की, उनकी किताब में इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, और उसी में उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की। उसमें उन्होंने हिंदू की परिभाषा दी। हिंदू वो है जो इस भूमि सिंधु से समुद्र तक की भूमि को पितृभूमि यानी पिता की भूमि और पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि मानता हो। तो इसमें सब लोग आ जाते हैं, मुसलमान और क्रिश्चियंस को छोड़कर। ये तो उनकी राष्ट्रवाद की कल्पना, और इसी आधार पे उन्होंने हिंदुत्व शब्द को भी सामने लाया। पहले था 1892 से था, पर इन्होंने सामने लाया और कहा हिंदुत्व केवल धर्म नहीं है, हिंदुत्व ये पूरा हिंदूपन है जिसमें आर्य नस्ल, ब्राह्मणवादी संस्कृति और यहाँ की ज़मीन शामिल है। तो यहाँ उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की अपनी परिभाषा की जिसको लेकर राजनीतिक प्रभाव बने। तो ये उनका दूसरा काम था। और यहाँ बता दूँ कि उनकी एक बात थी कि उन्होंने अछूतों के लिए, दलितों के लिए एक अलग मंदिर भी बनवाया। उसका नाम था पतित पावन मंदिर। इसको लेकर कई का कहते हैं कि उन्होंने जाति व्यवस्था के विरोध में बहुत काम किया, पर निश्चित रूप से जो डॉक्टर आम्बेडकर के आंदोलन चल रहे थे छुआछूत के खिलाफ, जो महात्मा गांधी के आंदोलन चल रहे थे छुआछूत के खिलाफ, उसमें इन्होंने किसी प्रकार का भाग नहीं लिया, किसी प्रकार से उनको समर्थन नहीं दिया। उन्होंने दलितों के लिए अलग से एक मंदिर बना दिया जिसको पतित पावन मंदिर कहते हैं। अब ये उनके जीवन का एक भाग हो गया। तीसरा, वो एक नास्तिकता के करीब थे या नास्तिक थे, ऐसा कई लोग कहते हैं। गाय के बारे में भी आजकल बहुत राजनीति चल रही है, तो उसके बारे में भी उन्होंने एक तर्कपूर्ण बात कही थी कि गाय कोई पवित्र पशु नहीं है, ये एक उपयोगी जानवर है। खैर ये उनकी दूसरी बातों को मैं जोड़ रहा हूँ। अब अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था, सावरकर ने अपने आप को 1937 के बाद उन पर सब प्रतिबंध हट गए। उसके बाद भी उन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया। उनके चाहने वाले कहते हैं कि उन्होंने माफ़ीनामे लिखे क्योंकि वो चालाक थे, वो चालाकी से छूटकर आना चाहते थे और देश की आज़ादी के लिए काम करना चाहते थे। छूटकर तो आए, पर अंग्रेज़ों के साथ हो लिए, और अंग्रेज़ों के विरोध में जो आंदोलन चल रहे थे उसका पूरा उन्होंने विरोध किया। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, गांधी जी कह रहे थे करो या मरो, पूरी ईमानदारी से इसके लिए काम करो, तो उस समय सावरकर ने कहा, अपने फॉलोअर्स को कहा कि हमें अपने पुराने काम पर बने रहना चाहिए, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे अंग्रेज़ों को तकलीफ़ हो। और तो और उन्होंने आगे जाकर अंग्रेज़ों की फ़ौज में लोगों को भर्ती करने का काम भी करवाया। अब यहाँ देखिए, कई उनके लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस से उनकी तुलना की जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फ़ौज बनाकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और ये अंग्रेज़ों की मदद कर रहे हैं उनकी फ़ौज को मजबूत करने के लिए। तो ये उनका राष्ट्रवाद है जो मुख्य रूप से मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ है और पुराने मूल्यों की बात करता है। जब भारतीय संविधान बना
तो उन्होंने भारतीय संविधान का भी विरोध इसी बात पर किया कि इसमें हमारे जो प्राचीन मूल्य हैं उनकी कोई जगह नहीं है। तो ये एक अलग प्रकार का राष्ट्रवाद, अलग प्रकार की चीज़, आज़ादी के आंदोलन में शुरू में थोड़ा सा योगदान, बाद में उसका विरोध और चौथी बात, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उनका जो हाथ, ये सब चीज़ें देखकर लगता है कि आज हम कितने खतरनाक दौर पर आ गए हैं कि एक तरफ महात्मा गांधी का भारत का सपना, एक तरफ सावरकर का दृष्टिकोण। आज हम किस मुकाम पर आ गए हैं कि गांधी की पत्रिका के मुख पृष्ठ पर सावरकर का चित्र है, पूरा अंक उनको समर्पित है, उनको गुणगान कर रहा है और उनको स्वतंत्र वीर के रूप में मान रहा है। अब मैंने जैसे कहा कि शुरुआत में थे वो ब्रिटिश विरोधी, बाद में पूरी तरह से वो ब्रिटिश समर्थक बन गए और आज़ादी के आंदोलन का उन्होंने पूरा विरोध किया। तो दोस्तों, हमें इस माध्यम से ये समझना है कि ये महात्मा गांधी थे जिन्होंने इस देश की कल्पना की, उनके नेतृत्व में पूरा आंदोलन चला और जो सावरकर के मूल्य हैं वो उनसे पूरी तौर से विरोधाभासी मूल्य हैं। तो खैर, इसी बात को हमको समझकर अपनी राय को बनाना चाहिए और किसी भी गलत कदम का स्वागत नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।